स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस और लॉन्गेस्ट पोइम और बहुत डिफिकल्ट या कह सकते हैं टफेस्ट पोइम। ये है द वेस्टलैंड। क्या है? द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड को लिखने वाले पोइट प्ले राइट कौन थे या ट्रांसलेटर जिन्हें हम कह सकते हैं वो है टी.एस. एलियट, जिनका पूरा नाम है टॉमस स्टर्न एलियट। चलो थोड़ा बहुत हम इसी स्लाइड पर यानी कि जो मेरे बैकग्राउंड में है उसमें थोड़ा सा अपन पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। बाकी का पॉइंट के बारे में एक अलग इंट्रोडक्टरी वीडियो डाली जाएगी। पॉइंट और उनके एक फेमस फ्रेंड जिनका नाम एजरा पाउंड है, जिनका द वेस्टलैंड के लिए बहुत बड़ा आधार या फिर रोल रहा। उन्होंने बहुत बढ़िया रोल परफॉर्म किया और वो क्या थे, मतलब क्या रोल परफॉर्म किया, उसके बारे में जिक्र करेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। तो पहले बात करते हैं टी.एस. एलियट की। टी.एस. एलियट का पूरा नाम है मेरे भाई टॉमस स्टर्न एलियट। क्या नाम है इनका? टॉमस स्टर्न एलियट। क्या नाम है? टॉमस स्टर्न एलियट। ठीक है। और इनका जो जन्म है टॉमस स्टर्न एलियट का वो हुआ 1888 में, लेकिन इन्होंने अपनी सारी रचनाएं मॉडर्न टाइम में लिखी, विक्टोरियन टाइम के बाद। और इनका जो मरने का समय था वो था 1965। इनको मॉडर्निस्ट बोलते हैं और ये मॉडर्न राइटर हैं। आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्निस्ट हैं ये एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से एज से बिलोंग करते हैं। तो ये मॉडर्निस्ट राइटर है, ठीक है ना, ये मॉडर्न राइटर है। दूसरी बात, अगर हम बात करें टॉमस स्टर्न एलियट, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट राइटर रहे, ट्रांसलेटर रहे। इन्होंने न जाने कितनी रचनाएं पढ़ी, बहुत पुराने ज़माने से ये रचनाएं लगे, एंग्लो सेक्शन पीरियड की रचनाओं से लेकर के और अपने मॉडर्न टाइम तक के सारे राइटर्स लगभग जो मेजर इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे वो तो इन्होंने पढ़ी लिए। उन सब के कहीं ना कहीं इन्होंने सिंबल्स या उनके कहीं ना कहीं कोई वर्ड या फिर उनके कोई स्टेटमेंट्स जरूर यूज किए हैं। लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट पर्सन थे ये, और लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में इन्होंने एपिग्राम भी लिखा। ठीक है ना। इसका एपिग्राफ जो होता है, पोइम का एपिग्राफ, वो किस में है? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में है। चलो हम बात करते हैं द वेस्टलैंड क्या है। द वेस्टलैंड का मतलब होता है बर्बाद भूमि, ऐसी भूमि जो बंजर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर देखो, ये बंजर भूमि है पीछे की तरफ जिसमें पेड़ सूख चुके हैं, पत्तियां नहीं है। लेकिन ये पेड़ पत्तियां यहाँ पर कोई एक नेचुरल लैंड की बात नहीं कर रहा है पॉइंट। ये पॉइंट बात कर रहा है एक स्पिरिचुअली बैरन लैंड की, एक ऐसी लैंड, एक ऐसी जमीन, एक ऐसी वेस्टलैंड जिसमें लोगों के अंदर से आध्यात्मिकता समाप्त हो चुकी है। लोगों के अंदर सिर्फ लस्ट और प्राइड है, लोगों के अंदर सिर्फ ग्रीड है, लालच है, सिर्फ अपने पद पर, अपने पोजीशन पर अहंकार है। ठीक है ना। आध्यात्मिकता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिकता को रिवाइव कराने के लिए जो अलग अलग देशों की चीज़ें हैं, अलग अलग देशों में जो रिलीजन है, उनको भी यहाँ पर इस पोइम के अंदर जोड़ा जाता है। दरअसल ये पोइम जो है द वेस्टलैंड, इसको क्या माना गया है? ये एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पोइम रही है ना, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मॉडर्निस्ट पोइम रही है 20वीं शताब्दी की, 20वीं सेंचुरी से जुड़ी हुई पोइम है। क्यों है 20वीं सेंचुरी की, मैं बता देता हूँ। ये ऑटम सीजन में लिखी गई थी। और किसके ऑटम सीजन में लिखी गई थी? ये ऑटम सीजन में लिखी गई थी 1921 में, 1921 में, 1921 में लिखी गई। और 1921 कब आ गया? 20वीं सेंचुरी में आ गया। तो इसीलिए ये 20वीं सेंचुरी की सबसे प्रभावशाली पोइम रही है, आधुनिक पोइम रही है। अगर अब कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी क्लास कितने भाग में डिवाइड रहेगी। अगर हम द वेस्टलैंड को पूरा करेंगे तो द वेस्टलैंड को कितने भागों में पूरा करेंगे? पूरी एक क्लास में तो कवर नहीं करेंगे हम, आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में आत्मसात कर लेना संभव नहीं है। आज की क्लास में हम ओवरव्यू देखेंगे और अगली क्लास छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये क्लास, मत मानो आप, ये तो नॉर्मल एक जानकारी मान लो। टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड, इन दोनों की जानकारी आपको सेकंड क्लास के अंदर मिल जाएगी। ठीक है ना। तीसरी क्लास में हम आपका जो फर्स्ट सेक्शन है, मतलब ये टोटल जो आपकी जो द वेस्टलैंड है वो टोटल 5 सेक्शंस में बटी हुई है ना। पहला है द डेथ या बरियल ऑफ द डेथ। ठीक है ना। क्या है? द बरियल ऑफ द डेथ। और जो सेकंड है वो है एक गेम ऑफ चेस। तीसरी है द फायर सरमन। चौथी है डेथ बाई वाटर। और पांचवा जो सेक्शन है वो व्हाट थंडर सैड, व्हाट द थंडर सैड। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे। ये फर्स्ट सेक्शन आपका टोटल 76 लाइंस का है, 76 लाइन। पढ़ने में टाइम तो लगेगा, आप भी जानते हैं, पढ़ने में टाइम तो लगेगा। ये 76 लाइंस का है, कंप्लीट 76 लाइंस है। लेकिन इसको शुरू करें उससे पहले कई सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को जरूरी है।
तो ये बरियल ऑफ द डैड क्या है, ये आपका द बरियल ऑफ द डैड टोटल 76 लाइंस का है। और इसको हम पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इसके एमसीक्यूज। दूसरा है सेकंड जो सेक्शन है वो है ए गेम ऑफ चेस। गेम ऑफ चेस आपका टोटल 96 लाइंस का है। कितने लाइंस का है? 96 लाइंस का है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड सेक्शन की, तो यानी कि हमारी एक क्लास इस कंप्लीट एक सेक्शन की लगेगी, क्योंकि 96 लाइंस काफ़ी होती है और काफ़ी लंबी क्लास लग जाएगी। थर्ड सेक्शन इसको कहेंगे द लॉन्गेस्ट सेक्शन। ये लॉन्गेस्ट सेक्शन है, यहाँ पर टायरेसिस का काफ़ी जिक्र हुआ है, तो अपन लॉन्गेस्ट सेक्शन कह सकते हैं इसे, लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ दिस पोएम। क्यों सर लॉन्गेस्ट सेक्शन क्यों कहा है? अभी तक तो आपने लाइन भी नहीं बताई है। तो देखो इसमें जो टोटल लाइन है वो है 139 लाइन्स, 139 लाइन्स है इसके अंदर। ठीक है ना। ये इसके अंदर 139 पंक्तियां हैं, तो ये एक पूरा दिन हमारा खा जाएगी। फिर ये दोनों सेक्शंस क्या हैं? ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। तो मेरी बात समझना, ये द स्मॉलेस्ट सेक्शन है, छोटा, सबसे छोटा। क्यों सर? ऐसा क्या है इसके अंदर? इसके अंदर ऐसा ये है मेरे भाई कि इसमें टोटल कितनी लाइन्स है? 10 लाइन्स। तो इसको तो पढ़ के हम फ्री हो जाएंगे, तो इसको और अगले सेक्शन को हम एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि फिफ्थ सेक्शन, जिसको हम कहते हैं व्हाट द थंडर सैड। व्हाट द थंडर सैड टोटल जो है कितने लाइन का है? 113। ये इतनी लाइन्स का है, 113 लाइन्स का है। टोटल करोगे तो इसमें टोटल 434, अगर वैसे देखा 433 है, लेकिन 434 यानी आधी लाइन और है, 433.5। ये इसमें क्या है आप कह सकते हैं 333 सही 1/2 ये लाइन्स है इसके अंदर। दरअसल ये पॉइंट तो लगभग 700-800 लाइन्स की थी, लेकिन एजरा पाउंड ने इसको घटवा करके कम करवा दिया, वापस भेज दिया। एजरा पाउंड को भेजी थी उसने, और एजरा पाउंड के लिए ही डेडिकेटेड है ये पॉइंट पूरी तरह से, है ना। ये द बेसलैंड जो है डेडिकेटेड किसके लिए? अगर आपसे कोई पूछे कि द बेसलैंड किसके लिए डेडिकेटेड है, अपने फ्रेंड एजरा पाउंड के लिए। पत्नी मत माना देना, ये एजरा पाउंड पत्नी नहीं है, ये उनके फ्रेंड है। कौन? एजरा पाउंड। इनके लिए ये डेडिकेटेड रही है। लास्ट में डेडिकेट भी किया है एजरा पाउंड को। डिवाइन कॉमेडी से इन्होंने, डांटे के डिवाइन कॉमेडी से एक लाइन लेकर के इसको क्या किया है? एजरा पाउंड को डेडिकेट भी किया है। ठीक है ना। एजरा पाउंड इसके बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, और इन्होंने जब ये पॉइंट पढ़ी तो उन्होंने को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगी। उन्होंने कहा कि यार लोगों के कहाँ समझ में आएगी जब मेरी समझ में नहीं आई, तो चल इसको वापस से रिवाइज कर। तो उन्होंने रिवाइज करके काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हटा दिए, तो काफ़ी सारे रेफरेंसेज इन्होंने दिए। उन्होंने कहा वास्तव में मेरी पॉइंट बहुत टफ है, तो इन्होंने क्या किया, जब हटाए कई सारी चीज़ें, तो वो लिंक खत्म हो गई। तो उसमें लिंक करने का काम, मतलब चीज़ों को जोड़ने का काम, ये एक तरह से ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्मेट में है। किसमें है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इसको ये बटी हुई है, ये सेगमेंट्स में बटी हुई है, अलग अलग सेगमेंट्स में बटी हुई है। तो एक ये मोनोलॉग परफॉर्मेंस में है, या मोनोलॉग फॉर्म में है, मोनोलॉग फॉर्म में है, मोनोलॉग फॉर्म में है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, यूं कहने की जगह कि आप इसको ये कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग है, फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग, टुकड़ों में बटे हुए मोनोलॉग्स। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बोला है, लिसनर कोई है नहीं, बस फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग है। एक एक सेक्शन में कौन कौन आए हैं, डायरेक्ट उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सोसोस्ट्रिस कहाँ से, कौन से हैं, टायरेसिस किस में कहाँ पे वर्णित हुआ है, अलग अलग के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो अपन उनको जिक्र करेंगे अच्छे से। देखो ओवरव्यू की बात करें, द वेस्टलैंड क्या है? द वेस्टलैंड का मतलब समझो आप, द वेस्टलैंड का मतलब होता है स्पिरिचुअली बैरन लैंड, SPIRITUALLY, स्पिरिचुअली बैरन और इनफर्टाइल लैंड। ऐसी भूमि जिसके अंदर से आध्यात्मिकता समाप्त हो चुकी है। दरअसल ये पोइम लिखी थी कि कब लिखी थी? टॉमस स्टर्न एलियट ने, आपको पता है ये पोइम लिखी है 1921 में, ऑटम में। ठीक है ना। रिटन ये लिखी गई थी 1921 में। अब सुनो साहब, लिख तो दी इन्होंने, लिख तो दी। ये कब लिखी? वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, उसके जस्ट बाद। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जब लिखने लगे, तो एक बात समझो यार, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का तो इफेक्ट होगा ही इनके पास, होगा कि नहीं होगा?
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, WWI, या इसको कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इसके बाद इसे लिखा गया, ठीक है ना। अब इस समय आपको पता 1919 में ख़त्म ही हो गया था वर्ल्ड वॉर, तो बहुत प्रभाव पड़ा, कहा कि लोग किस तरीके से एक दूसरे का खून के प्यासे हो गए हैं, लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई है, सिर्फ सेक्सुअलिटी, लस्ट, ये चीज़ें इंसान के अंदर आ गई है। मतलब उनके अंदर स्पिरिचुअल लव नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान से स्पिरिचुअली प्रेम नहीं करता, बल्कि वो सेक्सुअल लव करता है, लैंगिक प्रेम, या फिर इनके अंदर लस्ट है, या फिर इनके अंदर ग्रीड है, या फिर प्राइड है। बस ये इन्हीं चीज़ों से क्या है, ग्रसित है आज की भूमि, आधुनिक भूमि। दिस इज मॉडर्न लैंड, ये आधुनिक भूमि की बात कर रहा है कि आधुनिक भूमि की अगर हम बात करें, मॉडर्न लैंड की बात करें, तो मॉडर्न लैंड पूरी तरह से, मॉडर्न लैंड जो है पूरी तरह से किससे ग्रसित है, आधुनिक भूमि, सेक्सुअल लव से, लस्ट से, ग्रीड से, और इसके अलावा प्राइड से, ग्रीड से और प्राइड से, इनसे पूरी तरह से ग्रसित है। अगर इसकी बात करें 1921 में तो ये लिखी गई थी, लेकिन प्रकाशित कब हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी साहब 1922 में। ये दो अलग अलग मैगजीन्स में प्रकाशित हुई। यूके में तो ये क्राइटेरियन, द क्राइटेरियन में प्रकाशित हुई यूके में 1922, और सेम ईयर में ये कहां प्रकाशित हुई, यूएस में भी प्रकाशित हुई, द डायल नाम की मैगजीन में 1922 में। ये आपको याद रखने, जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं वो याद रखने हैं, ठीक है ना। इसकी जो एपिग्राफ है या एपिग्राम लैंग्वेज है, जो एपिग्राफ इसका लिखा गया था, स्टार्टिंग जो लाइंस लिखी गई थी, इसका जो लैंग्वेज है, अगर आपसे कोई पूछे एपिग्राम जो लैंग्वेज है इसकी, वो है ग्रीक और लैटिन। ये ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में एपिग्राम इसका लिखा गया था, बस आपसे ये पूछना है। अब देखना यहां पर बात करें एपिग्राम में लिखा क्या था, ये देखो, ये लैटिन लैंग्वेज से इसकी शुरुआत है, और इसके बाद ये ग्रीक लैंग्वेज है, फिर लैटिन, फिर ग्रीक। तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ये लिखा गया। दरअसल ये लिया कहां से है, एपिग्राम लिया कहां से है, एक राइटर हुए थे जिनका नाम था पेट्रोनियस। उनकी एक रचना हुई थी द सैट्रिकॉन, इस रचना में से ये लिया गया था। दरअसल ये बात किसकी है, ये उसमें से लिया गया। अब ये है किसकी बात, ये बात है सिबिल की। किसकी बात है ये, सिबिल की। अब सिबिल एक बूढ़ी महिला है, ओल्ड वुमन, ये रही, ये अभी तो ये खैर यंग है यहाँ पर, लेकिन सिबिल एक ओल्ड वुमन थी। दरअसल क्या, एक पिंजरे में लटकी हुई थी। अब पिंजरे में लटकी हुई थी तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो, तो उसने सबसे पहला स्टेटमेंट बोला कि मुझे मृत्यु चाहिए। दरअसल क्या था कि सिबिल नाम की जो महिला थी, ये एक ये मतलब पुजारी थी, आप कह सकते प्रिस्टेस थी, ये पुजारिन थी। ये प्रिस्टेस किसकी थी, अपोलो की सेवा पूजा करती थी। अब अपोलो को इसने क्या है, सेवा पूजा करके खुश कर लिया। अपोलो आए, प्रेम की देवता, लव ऑफ ओके, गॉड ऑफ लव। तब जब आए तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो सिबिल, बताओ। तो सिबिल ने कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो अपोलो ने क्या किया, अपोलो ने, अब देखो जितने भी देवी देवता हुए अपने हिंदी धर्म में देख लो, जो इंडियन रिलीजन है उसमें जितने भी देवी देवता हुए या जितने भी राक्षस हुए, सब ने केवल अमरता मांगी है, जितने भी देवता हैं उनसे। तो फिर उन्होंने, अपोलो ने एक हाथ में या मुट्ठी में रेत भरी और कहा कि मेरी मुट्ठी में जितने भी रेत के कण हैं उतनी तुम्हारी एज हो जाएगी, और इतने में वो डिसअपियर हो गए। अब क्या हुआ साहब, वो बड़ी खुश हुई, लेकिन वो ये मांगना भूल गई थी कि अमरता के साथ साथ मैं युवावस्था भी मांग लूँ। अब वो क्या है कि एज बढ़ती चली गई, वो बूढ़ी होती चली गई, और बुढ़ापा कितना पेनफुल होता है ये तो आप जानते ही हो। इतनी वृद्ध हो गई थी कि बस अब वो सिर्फ एक मौत की भीख मांग रही थी, सिविल। तो ये यहाँ से लिया गया है कि आज जो लैंड है, आज जो हमारा जो यूरोपियन लैंड है या फिर हमारी जो वर्ल्ड लैंड है, हमारी दुनिया की भूमि है, इसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन एक बुढ़ापे की तरह स्पिरिचुअलिटी खत्म होती जा रही है, युवावस्था खत्म होती जा रही है, धर्म खत्म होता जा रहा है, आस्था खत्म होती जा रही है, लोगों का भगवान के प्रति अटूट विश्वास जो था वो खत्म होता जा रहा है। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। आगे देखना कि सिग्निफिकेंस ऑफ द एपिग्राम। एपिग्राम का जो सिग्निफिकेंस है, सिविल का कर्स है। सिविल के कर्स के बारे में मैंने बताया कि ये क्या थी, देखो सिविल का देखो कर्स है, ये कितनी बूढ़ी हो गई है, ओल्ड लेडी हो गई है, और ये किस तरह से पहाड़ों पर जा रही है, और ये एक फॉर्चून टेलर हो गई, ये भविष्यवाणी करने लग गई लोगों की, ठीक है ना। तो प्रोफेसी करती है ये, और प्रोफेसी करती है, और प्रोफेसी के अलावा ये एक ओल्ड वुमन है, ओल्ड इमॉर्टल वुमन, मरेगी नहीं है, इमॉर्टल, बहुत लंबे समय तक जिएगी, इमॉर्टल लेडी है,
वुमन है, ठीक है ना। और ये एक ऐसी महिला है जो क्या थी, प्रिस्टेस थी, पुजारिन थी किसकी, प्रिस्टेस ऑफ अपोलो, अपोलो की प्रिस्टेस थी। एपीओ डबल एल हो सकता है, एपीओ डबल एल, अपोलो, अपोलो की प्रिस्टेस थी और शायद वो पहला का सही था। अब आते साहब टायरसियस इको। यहां पर जो इसका द वेस्टलैंड का जो महत्वपूर्ण भाग है वो टायरसियस है। टायरसियस एक तरह से लिंकिंग फिगर है, यानी कि जो फ्रेगमेंटेड मोनोलॉग्स हैं, मतलब जो सेक्शंस बटे हुए हैं उनमें टुकड़े हैं, क्योंकि उसमें से बीच में से लाइन हटा दी गई। अब हटा दी तो ये क्या है, फ्रेगमेंटेड हो गई, टुकड़े हो गए इसके। अब टुकड़े होने पर जो लिंक करने का काम करता है, जो ऑब्जर्व करता है, लिंक करता है, चीज़ों को बोलता है, वो कौन है, टायरसियस है। टायरसियस की गूंज यहां पर पूरी पॉइंट में सुनाई देती है। दरअसल टायरसियस है कौन, बात करें। टायरसियस जो कैरेक्टर है वो मेनली, हाँ देखिए, तो ये जो टायरसिस जो कैरेक्टर है ये कहां से लिया गया है, यानी कि टीएस इलियट ने कहां से लिया, ये लिया था ओविड के मेटामॉर्फोसिस से, ओविड के मेटामॉर्फोसिस, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया, ये आपको याद रखना है। और एक ये इन्होंने लिया था, सोफोक्लिस में भी पढ़ा था, सोफोक्लिस की जो रचना थी कौन सी, ऑडिपस रेक्स, ऑडिपस रेक्स, इससे भी लिया गया था ये ऑडिपस रेक्स, और किससे, ओविड की मेटामॉर्फोसिस, इनसे ये कैरेक्टर लिया गया। कौन, टायरसिस को। टायरसिस है कौन, एक लिंकिंग फिगर रहा है, फ्रेगमेंटेड जो पीसेज हैं या फ्रेगमेंटेड सेक्शंस हैं उनके लिए एक लिंकिंग फिगर रहा है। दरअसल इसकी कहानी क्या है, सुनो, इससे अलग अलग मिथोलॉजी जुड़ी हुई है। ये जो बंदा था टायरसिस, ये क्या था, ऐसे ही जंगल में एक दिन घूम रहा था, और जंगल में घूम रहा था तो दो स्नेक देखे, वो कॉपुलेट थे, एक मेल स्नेक था एक फीमेल, और वो दोनों क्या कर रहे थे, इंटरकोर्स कर रहे थे, ठीक है ना। अब ऐसी मीटिंग स्टेट में देखा उन्होंने, METING, मीटिंग स्टेट में देखा। अब मीटिंग स्टेट में देख करके क्या किया, इसने उनको छेड़ दिया, एक छड़ी से छेड़ दिया। अब उन सांपों ने क्या किया, इसको श्राप दे दिया, गुस्से हो गए, वो कर्ज दे दिया इनको, और कर्ज क्या दिया कि तू 7 साल तक क्या रहेगा, फीमेल रहेगा। तो उसको 7 साल के लिए फीमेल बना दिया। अब फीमेल बना दिया तो साहब क्या है, ये हेरा की पूजा करने लगा, और हेरा नाम की एक देवी है, ठीक है ना, जिसे जूनो भी कहते हैं, और वो उसकी पूजा अर्चना करने लगा और रहने लगा। अब साहब क्या है कि 7 साल बाद दोबारा इसने सांपों का जोड़ा देखा, वो दोबारा कॉर्पुलेट कर रहा था। अब कॉपुलेशन में था उस समय पर, क्या किया, दोबारा इंटरकोर्स करते समय तो उसने उनको फिर छेड़ दिया तो उसको फिर श्राप दिया कि जा तू इंसान आदमी बन जाएगा। तो इसने क्या किया, एक ही एज में पुरुष और महिला दोनों का क्या लिया है, दोनों जेंडर में ये रहा है, दोनों इंटरकोर्सेज, ये दोनों इसने जेंडर्स रखे हैं। तो पहली बात तो ये बाइसेक्सुअल रहा है, क्या रहा है, या कह सकते हैं एंड्रोजिनी, कह सकते हैं आप इसे, एंड्रोजिनी या बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी रहा है, मतलब द्विलिंगी मतलब क्या, कैसे रहा द्विलिंगी, ये पहले 7 साल के लिए फीमेल रहा, फिर मेल रहा, फीमेल, और फिर क्या हो गया, ये बाद में मेल हो गया। वैसे लाइफ टाइम मेल ही रहा टायरसियस, लेकिन ये क्या 7 साल के लिए फीमेल बन गया था। क्या बन गया था, 7 साल के लिए फीमेल। अब बात करते साहब, टायरसियस फीमेल तो बन गया, लेकिन एक और गड़बड़ हो गई। क्या था कि ये जब मेल रूप में था तो एक बार जॉब और जूनो एक गेम खेल रहे थे, और उस समय पर जॉब और जूनो में जब गेम खेल रहे थे तो उसने पूछा कि, दोनों ने पूछा, जॉब जूनो कह दो या फिर हेरा कह दो, जीएस कह दो, जीएस हेरा। तो ये जब गेम खेल रहे थे तो उस समय पर उन्होंने पूछा, मतलब जैसे महादेव पार्वती ऐसे गेम खेल रहे थे तो इस तरह से पूछा कि भाई ये बता कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं उसमें महिला को ज़्यादा आनंद आता है या फिर पुरुष को ज़्यादा आनंद आता है। तो इसने जवाब दे दिया कि महिला को 10 गुना ज़्यादा मतलब आनंद आता है। तो अब 10 गुना ज़्यादा आनंद की जैसी बोला, भाई साहब जूनो होगी नाराज, और जूनो ने श्राप दे दिया कि जा तुझे अंधा करती हूँ, तो उसको अंधा कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। तो खतरनाक कहानी है इसके पीछे। तो ये क्या है, एक ब्लाइंड रहा, ये क्या था, टायरसियस ब्लाइंड भी रहा, ठीक है ना। अब ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर है तो करे क्या, तो फिर वो कह भी रहा, देखो ये ऑब्जर्वर रहा है मॉडर्न डिके का, आधुनिक पतन का, ये एक लिंक रहा है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में, ठीक है ना। ये रहा है जो फिशर किंग थे उससे ऑडिपस के बीच में, ठीक है ना, ये प्रेजेंट और पास्ट के बीच में एक लिंक रहा है, लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, ये आपको जोड़ना है। बड़ी खतरनाक कहानी है इसके पीछे।
टायरसियस के पीछे। तो देखो ऑब्जर्वर रहे मॉडर्न डिके के, वो आधुनिक पतन को देख तो रहे हैं लेकिन कुछ बदल नहीं सकते उसके अंदर। तो क्या कहता है, एंड आई टायरसियस हैव फोर सफर्ड ऑल एनेक्टेड ऑन दिस सेम दीवान और बैड। मतलब मैंने कहा कि मैंने एक ही बॉडी के अंदर दो अलग अलग जेंडर्स देख लिए हैं, मैं इन सारी चीज़ों से पीड़ित हो चुका हूँ। फिर एंड्रोजिनी रहे, एंड ओल्ड मैन थे विद रिंकल ड्रग्स। इनको कहते हैं रिंकल ड्रग्स, मतलब होते हैं कि एक ऐसे बूढ़े आदमी है जिनकी क्या है, मतलब एक ऐसे ओल्ड मैन है जिसकी जो सीना है वो कैसा है, रिंकल है, झुर्रियों वाला है, ठीक है ना, महिला ब्रीस्ट कह सकते हैं आप इसे। कनेक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, इन्होंने वर्तमान और भूतकाल के बीच में कनेक्शन रखा है, लिंक किया है मिथ्स को और पास्ट की। कैसे, ग्रीक ट्रेजिडीज को इन्होंने किया है मॉडर्न वर्ल्ड के साथ लिंक, ठीक है ना, ग्रीक ट्रेजिडीज को मॉडर्न वर्ल्ड के साथ लिंक किया है। आयरनी और प्रोफेसी, दरअसल क्या है कि अब जब उनको श्राप मिल गया था कि तुम अंधे रहोगे, अब अंधे रहने के बाद श्राप मिल गया तो फिर उसने प्रार्थना अर्चना की कि अरे ऐसे कैसे कर दिया आपने तो पूछा था, मैंने जवाब दिया, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे जो महसूस हुआ, मुझे जो लगा इस दुनिया में, मैंने वो जवाब दे दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती। तो उसने फिर बाद में थोड़ा सा उनको दया आ गई तो उसने उनको वरदान दिया कि जा, हम तेरा ये श्राप तो वापस नहीं ले सकते कि तू अंधा की जगह देखने लग जाए। तो उसने ये कहा कि वो लाइफ टाइम ब्लाइंड रहा है ना, कि कहा है कि तुम्हें एक हम वो दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। वो वरदान ये दे रहे हैं कि तुम हमेशा हमेशा के लिए क्या रहोगे, इमॉर्टल रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए अमर। और साथ में तुम्हें हम एक और चीज देते हैं कि तुम प्रोफेसी करोगे, भविष्यवाणी, यानी कि फॉर्चून टेलर भी बन जाओगे तुम, प्रोफेसी, ठीक है ना, PROPHECY, शायद अपन ने SY भी लिखा है कहीं, देख लेना, प्रोफेसी CY होगा। सही है, देखिए, ठीक है ना। अब इनको ये साहब वरदान मिल गया। अब देखना यहां पर प्रोफेसी CY होगा, SY नहीं होगा, अपन ने कहीं SY लिखा है शायद, मुझे ऐसा नजर आया, अगर नहीं है तो फिर CY करना। नोइंग बट हेल्पलेस, वो सारी चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वेस्टलैंड के अंदर, द वेस्टलैंड के अंदर वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन वो चेंज कुछ भी नहीं कर सकता, ये उसकी पेन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सीज द फ्यूचर, वो सबका भविष्य देख सकता है, गंदा है तो, अच्छा है तो, लेकिन वो बदल नहीं सकता इसे, ठीक है ना। फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, वो कहता है कि मानव का अस्तित्व पूरी तरह से फ्यूटाइल हो गया है, व्यर्थ हो गया है, पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है। और ये जो टायरसियस है वो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो अपीयर होते हैं वो कहाँ होते हैं, द फायर सरमन, जो सेक्शन 3 है इसका पॉइंट का, उसमें अपीयर होता है। फायर एंड लस्ट, ये कहता है कि जो पूरी तरह से दुनिया जो है, आज की दुनिया है, आधुनिक दुनिया है, वो द वेस्टलैंड हो गई है, मॉरल नैतिक रूप से पतित हो गई है, नैतिक पतन ये मॉरल जो द वेस्टलैंड के अंदर हो चुका है। द वेस्टलैंड है क्या, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। द वेस्टलैंड नैतिक रूप से पतित भूमि है, स्पिरिचुअली डिक्लाइंड भूमि है। मॉडर्न वेस्टलैंड क्या है, मॉडर्न वेस्टलैंड की बारे में बात करें तो मॉडर्न वेस्टलैंड पूरी तरह से इसमें सभ्यता डिक्लाइन हो गई है ना। ये इसके अंदर क्या क्या चीजें डिक्लाइन हुई हैं, डिक्लाइनिंग स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्निटी, स्पिरिचुअलिटी, सिविलाइजेशन, एंड मॉरलिटी, इन चीजों का डिक्लाइन हो गया है। टोन ऑफ डेस्पेयर, इस पॉइंट के अंदर पूरी तरह से वो डिसअपॉइंटेड है, पॉइंट डेस्पेयर है, कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि जब यार दुनिया वेस्टलैंड हो जाएगी, अब बताओ द वेस्टलैंड है, द वेस्टलैंड प्रॉपरली नेगेटिव सेंस देता है, तो उदासीनता का भाव तो इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट इस पूरी पॉइंट के अंदर देखा जाता है। लोगों की सफरिंग बताई जाती है कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं, फिर भी वो अपने आप को जगा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर देखने को मिला है। दरअसल द वेस्टलैंड है ना, 3 तरह की मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। द वेस्टलैंड 3 तरह की मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। एक है फिशर किंग की मिथोलॉजी, एक है ऑडिपस की, ऑडिपस इसकी मिथोलॉजी से, और एक तो फिशर किंग हो गए, एक ऑडिपस हो गए, एक इमोस। खासतौर से तीनों को आपको याद रखना है, ये इन तीनों की मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इनको हम एक एक करके देखेंगे, अपन आगे देखेंगे। चलो अब बात करते हैं साहब कि फन फैक्ट क्या है। फन फैक्ट देखो, दरअसल जब T.S. एलियट ने पोइम लिखी थी तो इन्होंने इसका टाइटल कुछ और दिया था। फन फैक्ट ये, इन्होंने टाइटल द वेस्टलैंड नहीं दिया था, इन्होंने टाइटल दिया ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, टाइटल नहीं मिला था, करे क्या, अलग अलग आवाजें, यहां पर अलग अलग व्यक्ति
मल्टी नैरेटिव्स रहे इसके अंदर, अलग अलग नैरेटर्स रहे इस पोइम के अंदर, ये इन्होंने ये टाइटल दिया था। ये टाइटल आपके दिमाग में सेट रखना है। दूसरी बात, ये लिया कहाँ से था? चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवेल था, और वो नॉवेल था आर म्यूचुअल फ्रेंड, है ना। ये एक नॉवेल है क्या? हमारे म्यूचुअल फ्रेंड, इससे लिया गया है ये टाइटल, ठीक है ना। बुक 1 चैप्टर कौन सा? 16। इसके अंदर अगर आपसे टोटल लाइन पूछी जाए तो आपको बताना है कि पहले कितनी लाइन थी इसकी। 700 से 800 लाइन थी इसके अंदर। अब पहले कितनी थी ओरिजिनल टेक्स्ट में हमको क्या पता, वो तो एजरा पाउंड को पता है। और इसके बाद इसमें अब जो है वर्तमान लाइन वो कितनी है? 434, या फिर आप कह सकते हो कि 433.5 या 1.5, ये कह सकते हैं, या आधा। 433 सही 1/2 लाइन्स इसके अंदर थी, या फिर 434, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले आपको ये लगाना है। अब देखना, द बरियल ऑफ द डैड की बात करें, द बरियल ऑफ द डैड जो है वो आपका टोटल मैंने बताया था कितनी लाइन्स का है, वो 76 लाइन्स का है। ये बता दिया आपको। ये 5 सेक्शंस में बटा हुआ है। ये गेम ऑफ चेस, ए गेम ऑफ चेस 96 लाइन्स का है, ठीक है ना। द फायर सरमन 139 लाइन्स का है। ये लॉन्गेस्ट पीस है या लॉन्गेस्ट सेक्शन है। आपसे डेथ बाई वाटर पूछे तो ये 10 लाइन्स का है, जो मात्र सबसे छोटा है। शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट कह सकते हैं आप, शॉर्टेस्ट भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं। ये शॉर्टेस्ट है और ये आपका लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट। आपसे व्हाट द थंडर सेड पूछे तो आपको 113 लाइन आपको इसके अंदर बतानी है, ठीक है ना। तो ये आपको पांचों सेक्शंस के नाम याद रखने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। आपसे पूछ रहे उल्टा सुल्टा नाम, तो आपको ये भी याद रखना है कि पांचों सेक्शंस के क्या नाम है। एक बार रिपीट कर देता हूं, द बरियल ऑफ द डैड, ए गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, और डेथ बाई वाटर, द डेथ बाई वाटर, और व्हाट द थंडर सेड, ठीक है ना। डेथ बाई वाटर हो गया और व्हाट द थंडर सेड। दरअसल आपसे पूछे कि भाई इस पर इन्फ्लुएंस किस चीज का पड़ा था, द वेस्टलैंड पर इन्फ्लुएंस 2 किताबों का पड़ा था खास तौर से। मिथोलॉजीज ली थी, बिब्लिकल लीजेंड्स ली थी, और होली ग्रेल जो था, पवित्र ग्रेल, जो पवित्र ग्रेल था उसकी जो कथा ली थी किसने? टी.एस. इलियट ने। तो वो कहाँ से ली थी? दरअसल जो फिशर किंग थे ना, वो क्या रखवाले थे, गार्जियन थे किसके? होली ग्रेल के। पवित्र कटोरा था ईसा मसीह के द्वारा जो रखा गया था, या भगवान के द्वारा रखा गया था, एक मंदिर में होली ग्रेल रखा गया था, उसका जो रखवाला था वो कौन था? फिशर किंग था। दरअसल इसके समय पर भी करप्शन आ गया था। क्या हुआ था कि एक जो नन थी, उस नन का रेप कर दिया गया था उसके सोल्जर्स के द्वारा। फिशर किंग का जो सोल्जर था उसके द्वारा अब कर दिया गया था। अब फिशर किंग को क्या है, बीमार कर दिया। ईश्वर की यही मर्जी होती है, बीमार कर दिया और उसको कमर से परेशान कर दिया पूरी तरह से। अब परेशान कर दिया तो क्या है कि ये राजपाट अच्छे से नहीं कर पा रहा था, तो उसका जो ज़माना था, उसका जो काल था, उसका समय जो था पूरी तरह से वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। उसकी पूरी जो स्पिरिचुअली वैरन हो गई थी, क्योंकि जब नन जैसी पवित्र महिला का क्या कर दिया गया, रेप कर दिया गया, तो ये स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म ही कर देता है। तो फिर ये तब तक रिवाइव नहीं होगा, तब तक ये जो फिशर किंग है, उनका जो एरा है या उनका जो पीरियड है, उनका जो टाइम है या उनका जो लैंड है, वो तब तक रिवाइव नहीं होगी जब तक कुछ 2 लोग हैं, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे हम, जब तक वो आकर के वहाँ पर सही नहीं कर देंगे मामले को, सिचुएशन को। वो केवल 2 ही पवित्र लोग सही कर सकते हैं। तो अब इस तरह से एक कहानी इनके बारे में जुड़ी हुई थी। तो ये कहानी ली गई थी किससे? एक जेसी वेस्टन करके एक राइटर हुए थे, जेसी वेस्टन, और उन्होंने एक बुक लिखी थी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। इसमें से इन्होंने लीजेंड ली, मिथ किसकी? मिथ ऑफ किसकी? ऑफ द फिशर किंग एंड होली ग्रेल। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, बुक का विशेष ध्यान रखना है कि जो टायरेसियस का कॉन्टेस्ट था वो इसमें से लिया गया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कि फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस बहुत फेमस बुक रही है, और लिखी किसने थी? जेसी वेस्टन ने लिखी, जेसी एल वेस्टन। आगे देखना, अगली जो बुक थी वो थी द गोल्डन बॉग, और ये लिखा है, ये बुक लिखी जेम्स फ्रेजर ने। सर ये क्यों लिया? इन्होंने इसमें से रेफरेंसेस लिए, ए नंबर ऑफ रेफरेंसेस लिए ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति, वेजिटेशन, रिचुअल्स
एंड फर्टिलिटी मिथ्स। फर्टिलिटी मिथ्स। और ये फर्टिलिटी मिथ्स जो थी ये कहां से ली गई थी, ये किसके कनेक्शन में ली गई थी, इन कनेक्शन विद, किसके कनेक्शन में ली गई थी, इन कनेक्शन विद वेजिटेशन गॉड थे कुछ, एक नाम था एटिस, ओसिरिस और एडोनिस। ये तीनों जो थे ये क्या थे, वेजिटेशन गॉड थे, और इनके कनेक्शन में फर्टिलिटी मिथ, रिचुअल्स और वेजिटेशन की नॉलेज या रेफरेंसेस कहाँ से लिए, गोल्डन बॉक्स से लिए गए हैं। द गोल्डन बॉक्स से इन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। तो जेम्स फ्रेजर का आपको याद रखना है, जेम्स फ्रेजर का आपको द गोल्डन बॉक्स याद रखना है, और जेसी वेस्टन, इन दोनों किताबों का बहुत प्रभाव रहा इन पर, और इसी से द वेस्टलैंड क्या हो गई, इंस्पायर्ड हुई। अब अगर हम बात करें आगे तो देखो वाई द वेस्टलैंड, मैंने आपको बताया इसको वेस्टलैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मॉरली डिक्लाइन लैंड है, मॉरली डिक्लाइन लैंड है, ये स्पिरिचुअली डिग्रेडेड लैंड है। कोई अगर स्पेलिंग लिखते समय गलती हो जाए तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाते समय माइंड में आगे की चीज़ें रिवाइंड हो रही होती है और उस समय पर ये क्या है कि ये चीज़ें थोड़ा सा कम ध्यान रहती हैं। तो मॉरली डिक्लाइन लैंड है, स्पिरिचुअली डिग्रेडेड लैंड है, और हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता है, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, सिविलाइजेशन हैज़ डिक्लाइन, पूरी तरह से पतित हो चुकी है। ये एक मॉडर्न लैंड है, आधुनिक जमीन है, जिसमें मॉडर्न लैंड ऑफ ग्रीड लस्ट एंड प्राइड, लस्ट एंड प्राइड। अब बात करते साहब क्या हुआ था, घटनाएं सुनो अब आपके, प्राइड यानी कि बेसिक चीजें हैं, ओके ये बेसिक चीजें हैं, इन बेसिक चीजों को हम चर्चा करते। देखो सबसे पहले अपन ने कहा कि इसको तीन सेक्शंस में से द वेस्टलैंड कहा गया, या तीन स्टोरीज या तीन इसके अंदर क्या लिए गए, तीन फैक्ट्स लिए गए, ठीक है ना, और वहां से इसको द वेस्टलैंड करा गया। भाई आइडिया कैसे आया द वेस्टलैंड का कि द वेस्टलैंड रखना चाहिए, क्योंकि तीन अलग अलग जगहों की इन्होंने कहानियां पढ़ी और उन मिथ्स के अंदर वेस्टलैंड किसे कहा गया वो साफ बताया गया। देखो यहां पर क्या है समझना आप कि एक तो सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया, कहां से लिया, फिशर किंग से लिया। दूसरी कहानी ली इनकी ऑडिपस की, और तीसरी कहानी थी इनकी किसकी, एक एमोस की। चलो अपन इनके बारे में एक एक करके जिक्र करते हैं थोड़ा सा, जिससे एक आइडिया लग जाएगा, और फिर अपन द वेस्टलैंड को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है ना। यानी कि वेस्टलैंड को पढ़ने से पहले 10-15 मिनट का एक सेक्शन और देखेंगे, जिसमें एजरा पाउंड के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा टी.एस. इलियट के बारे में पढ़ेंगे, जितना आ सकता है उतना, इससे ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं अपन कि द फिशर किंग कौन थे। ये एक बाउंडेड गार्जियन थे, एक घायल गार्जियन थे, जो किसका रखवाले थे, ये रखवाले थे एक पवित्र ग्रेल के, ठीक है ना। एक पवित्र क्या था, अवशेष बचा था, ये रेलिक बचा था, एक पवित्र अवशेष था जो आर्थरियन टेल्स का था। आर्थरियन काल की जो मध्यकाल के समय की जो हॉली ग्रेल है उसकी बात कर रहा है। उसका जो राज्य था वो थोड़ा सा वेस्टलैंड बन गया। क्यों बन गया वेस्टलैंड, क्योंकि उसकी इंजुरी भी हो गई थी। इंजुरी दरअसल क्या हुआ, एक प्रकार का एक श्राप था, ये एक इंजुरी जो थी वो ग्रोइन थी, उसकी ग्रोइन बाउंड था, ये उसके घाव लग गया था कमर में, वेस्ट में। तो सिंबलाइज करता है इंपोर्टेंस, कि वो एक अधीर आदमी बन गया, एक इंपोर्टेंस हो गया, मतलब वो इंपोर्टेंट किंग थे, नपुंसक कह सकते हो आप इंपोर्टेंट को, ये इंपोर्टेंट रह गए, नपुंसक रह गए। दरअसल ये कभी सही हो सकते हैं जब कुछ सर्च करने वाले योद्धा आएंगे, और वो पवित्र आत्माएं हैं, वो कौन कौन सी है, परसिवल एंड गैलाहद। ये गैलाहद नाम का एक आदमी या योद्धा और परसिवल नाम का योद्धा जब तक नहीं आएंगे तब तक ये वेस्टलैंड ही रहेगा, ठीक है ना। जब तक वो उससे क्या करेंगे, वो उसके घाव का उपचार नहीं करेंगे और उससे राइट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक वो सही प्रश्न नहीं बताएगा तब तक उसके घाव का क्या नहीं होगा, उपचार नहीं होगा। तो ये मॉरली डिक्लाइन लैंड है। सिंबोलिज्म मैंने आपको इसकी घटना भी बताई थी। द वुंड, घाव किसको प्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल और मॉरल डिके को, कि नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से क्या हो गया है, जमीन पतित हो गई है, और इससे किंग की फेलियर और सिन को जोड़ा गया है। घाव जो है वो पनिशमेंट है,
किसके लिए? लस्ट और प्राइड के लिए, कि जो उन्होंने अभिमान दिखाया, जो लालसा दिखाई, उसके लिए घाव क्या है? पनिशमेंट है। सिंबोलिज्म दिखा गया। द वेस्टलैंड देखो, ये वैरन किंगडम है। दरअसल वैरन किंगडम क्या होता है? वो दिखाता है कि इसमें नदियां सूख गई हैं, जमीन सूख गई है, फसल नहीं हो रही है, वो वेस्टलैंड है। सिम्बोलाइज करता है कल्चरल रिलीजियस डिक्लाइन, कि इसके अंदर प्रतीक क्या है कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्या हो गया है? पूरी तरह से ये क्या हो चुका है? पतित हो चुकी है। जैसे ये यूरोप में द वेस्टलैंड जो लिखी गई थी, या यूरोपियन वेस्टलैंड लिखी गई थी, द वेस्टलैंड, ये WWI के बाद लिखी गई थी। वो भी इसी चीज़ को दिखाता है कि संस्कृति पूरी तरह से गई और धर्म पूरी तरह से गया। द ग्रिल, यहाँ पर ग्रिल उसी से लिया गया है, किससे? जो हॉली ग्रिल है वो, ये प्रतीक है डिवाइन वेसल का, मतलब एक दिव्य बर्तन है। कप, डिश, ऑफरिंग हीलिंग एंड रिन्यूअल इफ द नाइट प्रूव्स वर्दी। तो अगर योद्धा, अगर सही, मतलब वहाँ पर जो योद्धा आए और वो यहाँ पर हीलिंग कर दे तो वो सही हो जाएगा, वो वापस से रिन्यू हो जाएगा। अभी यहाँ पर काली पुती हुई है इस हॉली ग्रिल पर। दरअसल हॉली ग्रिल में जो आपका ये कप है, कप और सॉस या फिर डिश, ये पुरुष और महिला का प्रतीक भी है। कप और डिश जो है ये पुरुष और महिला का प्रतीक भी है हॉली ग्रेल में। तो लेकिन अपन को इससे कोई काम नहीं है। प्रोफेसी, अब देखो ये ऑडिपस की बात आ गई, ऑडिपस की। दरअसल ऑडिपस की बात सुनो, ऑडिपस की कहानी क्या है? ये ऑडिपस के ये मम्मी पापा हैं। देखो एक थे साहब राजा, कहाँ के राजा? थीब्स के राजा थे, ठीक है ना, और उनका नाम था लॉयस। अब लायस जो राजा थे, उनके टाइम पर एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो तुम्हारी पत्नी है जोकास्टा उनकी पत्नी का नाम था, कि जोकास्टा एक ऐसे बालक को जन्म देगी जो बड़ा होकर के वो तुमको तो मार देगा। किससे कह रहा है? लायस से कह रहा है, पंडित ज्योतिषी, वो कह रहा है कि भैया थीब्स के जो राजा थे लायस, वो कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो संतान है वो बड़ी होकर के तुम्हें मार देगी और तुम्हारी पत्नी से शादी कर लेगी, मतलब अपनी माँ से शादी कर लेगा वो। क्या बात है? क्या कह रहा है कि तुम्हें मार करके तुम्हारी पत्नी से शादी कर लेगी तुम्हारी संतान। ये पंडित ने बोला साहब, ज्योतिष ने बोला। इस चीज को रोकने के लिए जो लायस है, इसने क्या किया? बेबी को पहाड़ियों पर छोड़ दिया, ऑडिपस को छोड़ दिया। कहाँ? पहाड़ियों पर। पहाड़ियों पर साहब क्या हुआ? पहाड़ियों पर छोड़ने के बाद इसको एक व्यक्ति ने पाल लिया। व्यक्ति ने पाल करके इसको किसके संरक्षण में डाल दिया? एक राजा के संरक्षण में डाल दिया, ठीक है ना, डाल दिया। अब ऑडिपस जैसे जैसे बड़ा हुआ, एक गडरिये ने बचाया इसको और उसको एक राजा पॉलीबस थे उसकी शरण में इसको डाल दिया, कोरिंथ के राजा थे। अब बाद में इसको एक भविष्यवाणी की, और ये भविष्यवाणी कौन ने की? टायरसियस ने। टायरसियस ने भविष्यवाणी की और कहा कि भाई ऑडिपस, तू बड़ा होकर के तेरे पिता को मारने वाला है और तेरी माँ को शादी करने वाला है, तो तेरी माँ से शादी करेगा। अब ये बात सोच करके उसको टेंशन हो गई। अब रास्ते में क्या है? मुठभेड़ हो गई इसके पिता से इसकी। अब वो जानता नहीं था कि मेरे पिता है, कैसे जानेगा? वो तो बहुत बचपन में ही पिता के द्वारा त्याग दिया गया था। तो क्या हुआ? भविष्यवाणी कुछ ऐसी थी कि आपसे कर्म करवाई देती है। त्याग दिया था तो क्या हुआ? उसने अपने पिता को मार दिया और जो उसके साथ महिला थी उससे उसको शादी करनी पड़ी। यानी वो महिला कौन थी? उसकी माँ थी। अब क्या था साहब? भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अब ये इसको बंजर भूमि कहेंगे, माँ से शादी कर लेना, ये एक बंजर भूमि हो गई। जैसे उसे पता लगा ये मेरी माँ है, वो वहाँ से भाग गया। अब देखो फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी। ऑन द रोड, सड़क पर उसके पिता से सामना हुआ, झगड़ा हुआ और वो उसकी जानकारी नहीं थी उसको, उसने मार दिया। और इस तरह से जो स्पिनिक्स की जो रिडल थी, पहेली थी, उसकी तरह उसको सॉल्व कर दिया, है ना। और वो बात थीव्स से भाग गया, थीव्स को फ्री कर दिया, रिवॉर्डेड विद द थ्रोन। उसको थीव्स का साम्राज्य मिला, क्योंकि थीव्स के राजा थे वो, उसके पिता, वहाँ उसका साम्राज्य मिल गया और जोकास्टा से उसकी शादी कर ली। अब देखो जोकास्टा उसकी माँ थी पतित, अब उसकी माँ को भी नहीं पता कि मेरा बेटा है। प्लेग वहाँ पर फैल गया थीव्स में बहुत बड़ा प्लेग फैला। ऑरेकल्स ने उजागर किया कि जो किलर ऑफ लोइस है वो क्या है, उसको दंड दिया जाएगा। फिर ऑडिपस को क्या हुआ? पता लगा, अपनी सच पता लगा। फिर वो बेचारा क्या हो गया? उसकी डर के मारे आंखें कांपने लगी और वो जोकास्टा ने तो अपने आप को फांसी पर लटका दी और ऑडिपस क्या है? भाग गया और चला गया। ये साहब ये वेस्टलैंड को रिप्रेजेंट करता है। एक तीसरी कहानी है एमोस की। एमोस के अंदर क्या था? एक एमोस एक जगह है, एमोस एक पवित्र जगह है। यहाँ पर क्या है कि ये गॉस्पेल ऑफ ल्यूक से लिया गया है और एक्लेशियल, ठीक है ना, इसको याद रखना आप। एक्लेशियल जो है चर्च रिलेटेड चीज है, वहां से ही लिया गया है। और ये किसकी बुक है? इजेकियल की, मतलब बुक ऑफ इजेकियल, इजेकियल की बुक है, उसके अंदर से एक थीम है एक्लेशियल, इससे लिया गया है ये, ठीक है ना, एमोस नाम की जगह। अब देखना, ये ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी है, पुराने रीति रिवाजों की कहानी है, पुराने धर्म ग्रंथों की कहानी है।
जब ये डिस्टिंक्ट बिब्लिकल थीम्स होती है, दरअसल क्या होता है कि जो क्या होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, वो इमौस जा रहे होते हैं, पवित्र स्थान पे जा रहे होते हैं, रात में रास्ते में चल रहे होते हैं, तो उनके साथ खुद जीसस होते हैं, खुद क्राइस्ट ईसा मसीह, लेकिन वो ईसा मसीह को पहचान नहीं पाते। ईसा मसीह को वो तभी पहचानते हैं जब वो क्या करता है, जब वो वहाँ पर दो चेले हैं भगवान के ईसा मसीह के, वो जा रहे हैं, वो पहचान कब पाता है, जब वो रोटी तोड़ता है। जब रोटी तोड़ता है यानी कि जीसस, आप काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स को वहाँ पर रास्ते में धर्म ग्रंथों को व्याख्या करते हुए चलते हैं, और जब वो रोटी तोड़ता है तब जाके पता लगता है कि जीसस है। फिर क्या है, डिसाइपल्स दौड़ पड़ते दुनिया में पीछे बताने के लिए जेरूशलेम में कि जीसस को हमने देखा है। जीसस का जेरूशलेम में ही क्रूसीफाई हुआ है, जेरूशलेम में क्रूसीफाई हुआ है, और जहाँ पर क्रूसीफाई हुआ है उसे कैलवरी कहते हैं। कैलवरी जगह है, वो पहाड़ी है कैलवरी, जहाँ पर जीसस का क्या हुआ है, क्रूसीफिकेशन हुआ है, और वहीं जहाँ पर उनको सूली पे चढ़ाया गया, जेरूशलेम में ये पहाड़ी। तो जेरूशलेम में से वो जेरूशलेम के लिए दौड़ पड़े, और लोगों को बताने के लिए कि हमने जीसस देखे हैं, और जीसस का वहाँ पर आभास उनको होता है। जीसस उनको बहुत सारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, बहुत आध्यात्मिकता उनको सिखाते हैं। दोस्तों ये था बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड को कैसे हम द बेसलाइन के अंदर यूज करने वाले हैं, इसको आप देखेंगे अगली क्लास के अंदर। अगली क्लास जल्दी ही होगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।